हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोगों ने जनरल स्टडीज का सिलेबस कवर कर लिया। इस समय हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, यानी स्पेशल प्रैक्टिस सेट। ये आज 18वां प्रैक्टिस है। इससे पहले 17 कंप्लीट हो चुका है, 18वां है जो आपको आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बिल्कुल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के रिसेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान में रख करके उन क्वेश्चन को शामिल करते हुए उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, जो नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे आपको नियमित तौर पर मिलता है। इसके अतिरिक्त अपना एप्लीकेशन भी आ चुका है। एप्लीकेशन को आप प्रमोद पाल जीएससी टीचर गूगल प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। सब कुछ आपको उस पर मिल जाएगा। मॉर्निंग में उस पर जो है करंट अफेयर की क्लास चल रही है, अब टेस्ट भी शुरू होने वाला है। सब कुछ आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं तो उसको आप डाउनलोड करें, या फिर आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें। आइए भैया शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की यात्रा को। यहाँ पर देखें, जो पहला क्वेश्चन है मित्र, मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, यहाँ पर देखें 12, भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पिछले 1-1.5 साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कहें 2025 के जो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, जॉइंट स्पेशल जो है एक्सरसाइज, जी हाँ, खंजर 12 was held in March 2025 between India and which of the following countries? रसिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान और मंगोलिया। आंसर करो भाई। देखो कूट के माध्यम से दिया गया ये क्वेश्चन है आपके यूपीपीसीएस 2025 का। देखो यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस प्रैक्टिस से एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए ये श्रृंखला आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अब आपको आंसर करना है मेरे भाई। अगर हम देखें तो ये जो नया ट्रेंड चला है ना, इस तरीके से कि जो है उसको मिक्स करके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। लेकिन अब अगर इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपके अभ्यस्त हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प है वो है ओनली 3। जी हाँ, केवल 3। अगर हम बात करें खंजर, भारत और किर्गिस्तान, किसके, भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होने वाला एक जो है वार्षिक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। ठीक है, इस अभ्यास की शुरुआत की अगर हम बात करें तो कब से हुई? 2011 से हुई। कब? 2011 से हुई है। इसकी मुख्य विशेषताएं आतंकवाद विरोधी अभियानों और पहाड़ी युद्ध कौशल में विशेषज्ञता साझा करना एक दूसरे देशों के जो है के लिए। ठीक है, मार्च 2025 में आयोजित संस्करण इस श्रृंखला का 12वां संस्करण था। कौन सा था? 12वां था। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इतना आपको ध्यान रखना है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करता है। ठीक है भैया, चलो ये देखो अगला क्वेश्चन। बर्फ से जमी हुई झील में मछलियां कैसे जीवित रहती हैं? देखो एलटी ग्रेड 2025 में पूछा गया है। ठीक है, देख लीजिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर हाउ डू फिश सर्वाइव इन लेक फ्रोजन विथ आइस? बर्फीली सतह के नीचे जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। ठीक है, उनकी बॉडी की बनावट इस प्रकार होती है वे शीत सहन कर सकते हैं, वे बर्फ में भी जीवित रह सकती हैं। ए एंड बी दोनों आपको आंसर करना है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये पहला वाला आंसर, यानी एक ये जो है ये बर्फीली सतह के नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। ठीक है, यह जो है घटना जल के असंगत विस्तार के कारण होती है। यह घटना कैसे होती है? जल के असंगत विस्तार के कारण, यानी जो अगर हम बात करें इसके अनुसार जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। जब झील की ऊपरी सतह जम जाती है, ठीक है, तो बर्फ उष्मा के कुचालक होने के कारण नीचे के जल की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है, और सतह पर बर्फ होने के बावजूद नीचे जो है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास द्रव अवस्था में बना रहता है, जो जलीय जीवन के जीने के अनुकूल होता है। मछलियां इस गहरे और अपेक्षाकृत गर्म जल में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं और जीवित रहती हैं भैया। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन। यहाँ उत्तर प्रदेश कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? ठीक है, विच कैश क्रॉप इन द मेजर कंट्रीब्यूटर इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश? ठीक है, आपको बताना है कपास, गेहूं, गन्ना, मक्का। ये देखो आरओ 2025 में पूछा गया भाई। ठीक है, हर प्रकार के क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं मित्र। मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो अगर आपको पसंद आए और अभी तक आप देख रहे हैं, लाइक अगर नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है। तुरंत लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करिए, चैनल को हाइप जरूर किया करें। ठीक है, उसके साथ साथ इसको अपने दोस्तों में शेयर करने के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन सही हुआ करें आप उनको कमेंट में लिखते जाया करें, जिससे क्या होगा, चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। यहाँ पर देखो इस
यहाँ पर इस गन्ना मतलब ये देखिए चित्र के माध्यम से आप आकलन लगा सकते हैं, इससे विजुअलाइज कर सकते हैं, चीज़ें आपको लंबे समय तक तैयार रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर सही विकल्प है, इसीलिए इस सारी चीज़ों को बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है यूट्यूब पर मिल रहा तो फ्री सब कुछ ऐसे ही है, नहीं, बहुत 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 मेहनत से बनाई जा रही है। ठीक है, तो आइए भैया यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। क्या है? सबसे बड़ा उत्पाद जो है गन्ना उत्पादक राज्य है, जहां देश के कुल गन्ना उत्पादक का एक बड़ा हिस्सा पैदा होता है। राज्य में बड़ी संख्या में चीनी मिलें इस फसल पर आधारित है, जिससे लाखों किसानों और श्रमिकों को क्या होता है? रोजगार मिलता है। ठीक है, गेहूं जो अगर हम बात करें वैसे फसल की, तो गेहूं मुख्य खाद्य फसल, लेकिन आर्थिक लाभ और व्यावसायिक दृष्टि से गन्ना जो है सबसे ऊपर नंबर पर है। चलो भैया ये देखो अगला क्वेश्चन, बिदलकारी किस व्यापारी वर्ग को कहा जाता है? ये देखो एलटी ग्रेड 2025 में ये भी क्वेश्चन आया है भाई, ध्यान रखना। विच बिजनेस क्लास वाज काल बिदलकारी? बढ़ई, कुम्हार, बेंत का काम करने वाला, जुलाहे। आंसर करो भाई। देखो यहाँ पर ये आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आकलन लग जाएगा। ये जो सही विकल्प है वो है भैया बेंत का काम करने वाला, केन वर्कर। ठीक है, यहाँ पर देखिए भैया, मध्यकालीन और प्राचीन भारतीय व्यावसायिक शब्दावलियों में बिदलकारी शब्द का उपयोग उन कारीगरों के लिए किया जाता है मतलब था जो बांस और बेंत का कार्य करते थे। ठीक है, केन या बम्बू का काम करते थे। ठीक है, ये कारीगर टोकरियाँ, चटाइयाँ और बेंत के फर्नीचर बनाने में कुशल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? ऑपरेशन कायाकल्प स्कीम लॉन्च इन उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार, हायर एजुकेशन इंप्रूवमेंट, उच्च शिक्षा में सुधार, कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे में सुधार, आरओ 2025। ठीक है, ये देखो कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे भाई। यहाँ पर आप देखिए जो सही विकल्प है वो है प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार। क्या है? प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार। ये जो है एक प्रमुख योजना है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित है। अगर हम बात करें कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प जो है उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसका उद्देश्य परिषदीय जो प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति को सुधारना। इसके तहत स्कूलों में 19 यानी 19, ये भी पूछा जा सकता है कितने मूलभूत सुविधा जैसे शुद्ध पेयजल, शौचालय, बिजली, टाइल्स और स्मार्ट क्लास का निर्माण सुनिश्चित करना। ठीक है, अब जो है योजना का लक्ष्य सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को निजी स्कूलों के समकक्ष बनाना, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस अभियान में ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों के फंड का उपयोग स्कूलों के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण के लिए किया जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना मेरे भाई। चलो आगे बढ़ो भैया। अगला क्वेश्चन, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1 देखो 2 है तथा पहले 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आपको देखो भैया बताना है, जोड़ घटा करके आप इसको बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हो। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आपकी जीआईसी एलटी ग्रेड में पूछा गया तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है भाई। अगर ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला रहे तो छोड़ दो यार, हटाओ। ठीक है, अगर रहे तो थोड़ा सा समय रहे तो आप इसको जोड़ घटा करके इस तरीके से लगा सकते हो। यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है 3:5, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर नीचे दी गई आकृतियों पर विचार कीजिए, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आप बताओ भाई। यहाँ पर देखो ये आरओ 2025 का क्वेश्चन है और ये मैथ्स का है। आप अपने हिसाब से इसमें आप इसिंग मिसिंग वाला क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा भैया। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 10। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इंडिया जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू? राधा शर्मा, नजमा अख्तर, गौतमी वर्मा, उमा कांजीलाल। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। मैं आपको मतलब मैंने ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई। मैंने उसी दिन जो है इसको सॉल्व कराया था और उसी दिन ये जो है आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल गया। सही विकल्प है उमा कांजीलाल। ठीक है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, चूँकि जीआईसी एलटी ग्रेड पेपर से पहले हमने जो करंट अफेयर में पढ़ाया था और जस्ट वहीं आ गया था अगले ही दिन। प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू के इतिहास में पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई। इससे पहले वे विश्वविद्यालय में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग में प्रोफेसर और जो है प्रो कुलपति के रूप में कार्यरत थी। ठीक है, इग्नू दुनिया का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें कब, 1985 में हुआ, 1985 में। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ इज लोकेटेड इन कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में। ठीक है,
जो है हिमाद्री में, ट्रांस हिमालय में। ये देखो भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भैया। कहाँ पर हिमालय है? कौन? बद्रीनाथ। यहाँ पर भैया जो सही विकल्प है वो है कुमायूं हिमालय में। ठीक है। अगर हम बात करें सिडनी बुडार, ठीक है, द्वारा किए गए हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अनुसार, कहीं कहीं पर आपको आंसर ये भी मिलेगा, लेकिन इसको प्रादेशिक यानी नदियों के आधार पर विभाजन के अनुसार सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच लगभग 320 किलोमीटर, कितना? 320 किलोमीटर लंबे हिमालयी भूभाग को क्या नाम से दिया जाता है? कुमायूं हिमालय दिया जाता है। ठीक है। और इसी में भारत के मतलब उत्तराखंड आता है, जो चमोली जिला है में अलकनंदा नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल बद्रीनाथ भौगोलिक और प्राकृतिक रूप से इसे ही कुमायूं हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो अस्थायी तथा फ्रीलांस के तौर पर काम करता है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है। अ पर्सन हु वर्क ऑन अ टेम्पोरेरी और फ्रीलांस बेसिस इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? निजी कामगार, गिग वर्कर्स, संस्थागत कर्मचारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान देना। अभी इस पर बहुत चर्चा कर रहे थे। कौन? बहुत चर्चा कर रहे थे राघव चड्ढा साहब। ठीक है। तो गिग वर्कर इसका सही विकल्प होता है मित्र। आप देखें यहाँ पर अगर हम बात करें तो गिग इकोनॉमी के तहत काम करने वाले लोग जो किसी संस्था से अस्थायी रूप से जुड़े बिना अल्पकालिक या स्वतंत्र अनुबंध के अनुसार क्या करते हैं? वो काम करते हैं, उसके बदले में उनको पैसा मिलता है, उसे गिग वर्कर कहा जाता है। ठीक है। जो आजकल फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा जो है चर्चित है। अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विथ रेफरेंस टू एसिड एंड बेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? देखो यहाँ एसिडिक जो है सोल्यूशन है पीएच मोर देन 7, अम्लीय विलयन 7 मतलब मोर देन 7, अम्लीय विलयन 7 से अधिक पीएच का होता है। ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन हैव पीएच लेस देन 7। ठीक है। यहाँ पर देखिए ओनली टू, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 नॉर 2 और ओनली 1। देखिए यहाँ पर ये है आपका पीसीएस 2025 का क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है ना ही 1 और ना ही 2। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो पीएच स्केल जो है होता है 0 से 14 के बीच रखा जाता है। इसका जो 7 होता है, जो 7 मानक होता है, उसको उदासीन माना जाता है। अम्लीय विलयन इसका पीएच हमेशा जो है 7 से कम होता है, इसलिए कथन 1 गलत। ठीक है। अम्लीय विलयन 7 से अधिक पीएच होता है, नहीं 7 से कम होता है। ठीक है। अगर हम बात करें बेसिक का, इसका भैया, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन पीएच हमेशा 7 से अधिक होता है, तो ये कम बता रहा है इसलिए उल्टा बना दिया है, तो इसलिए ये भैया ये हो गया आपका गलत। आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? टी कृष्णामाचारी, गोपाला स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, के शंथानम। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एलटी ग्रेड 2025 में। कौन है? के एम संथानम। संविधान जो सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ? 29 अगस्त। कब? 29 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक है। देश आज़ाद होने के बाद जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें अंबेडकर साहब, आयंकर, ठीक है, और जो है ये, और कृष्णामाचारी साहब, टीटी जो है कृष्णामाचारी, मुंशी सादुल्ला माधवराव और कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सब थे। ठीक है। चलो भाई यहाँ पर देखिए दक्कन के सूबेदार जिसने 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आसफ शाह की उपाधि धारण की, द सूबेदार ऑफ दक्कन हु एज्यूम द टाइटल निजाम उल मुल्क आसफ शाह इन 1724 एडी। ठीक है। मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दौला, आसफ उद्दौला, चिनकिलिज खान। आंसर करो भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है चिनकिलिज खां। क्या है? चिनकिलिज खां, ये आपका सही विकल्प है। देखें यहाँ पर समझिएगा भाई, यह क्वेश्चन आपको देखने को मिला था आपके जीआईसी एलटी ग्रेड में, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को जब हम पढ़ा रहे थे आपका जो है हिस्ट्री पोर्शन, उसमें बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा भी है, तो इसलिए आप मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है चिनकिलिज, मीर कमर उद्दीन खान सिद्दीकी, जिसे क्या बोला जाता है? ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? चिनकिलिज खान के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे। कौन? ये। ठीक है। निजाम उल मुल्क आसफ शाह। 1724 ईस्वी में शंकर खेड़ा के युद्ध में जो है मुखारिज खान को हराने के बाद उन्होंने दक्कन पर अधिकार कर लिया, और मुगल सम्राट मुगल शाह ने उन्हें आसफ शाह की उपाधि प्रदान की, और वे इतिहास में निजामुल मुल्क के नाम से प्रसिद्ध हुए, और इनके वंश ने
हैदराबाद पर 1948 में, कब 1948 ईस्वी तक शासन किया था। चलो भैया आगे देखो, यहाँ पर है ये निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है, ठीक है बता रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड। रेलवे जोन है ये मुख्यालय, इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। ये है रेलवे मंडल, ये है भैया मुख्यालय। देखो नादर्न रेलवे जो है न्यू दिल्ली, नादर्न ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, सदर्न ईस्टर्न रेलवे कटक। तो देखो अब पीसीएस के परीक्षा का सबसे बड़ी खूबसूरती क्या हो गई है, इसी में खिचड़ी बना देगा भाई। एक तो पहली बात इधर करेगा, उसके बाद एक दो केवल ओनली 2 और 3, फिर ओनली 3 ओनली, मतलब आदमी कंफ्यूज ना हो जाए तब तक इसको छोड़ना नहीं है, आप समझ लीजिए। हालांकि ऐसे ही कर देगा भाई, चूंकि आपका भी पेपर जो है ना ये 5400 ग्रेड पे और 4800 ग्रेड पे की बहुत शानदार नौकरी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका क्या, ओनली 1, ठीक है, ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 2, ये और ये वाला पहला वाला ऑप्शन 1 और 2 दोनों जो है सही सुमेलित हैं, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा देखें, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है, जानते ही है। नार्दर्न ईस्टर्न रेलवे की अगर हम बात करें तो इसका कहाँ है, यानी पूर्वोत्तर भारत का रेलवे कहाँ पर है, ये है मुख्यालय गोरखपुर यूपी में है, ठीक है। दक्षिण पूर्व रेलवे की अगर हम बात करें तो कोलकाता में है, कटक में नहीं है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, कोलकाता में। चलो भैया आगे देखो, यहाँ पर एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कांडला में किस वर्ष स्थापित किया गया भैया बताओ। इन विच ईयर वाज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एस्टेब्लिश इन कांडला, 1965, 1960 और 1970 और 1968। आंसर करो भाई। देखो यहाँ पर है सही 1900 क्या है 1965, 1965 ये वाला आंसर सही है। भारत सरकार के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1965 में क्या किया, गुजरात के कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी EPZ स्थापित किया। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा अर्जित करना और देश में औद्योगिक विकास को गति देना है, ठीक है। बाद में वर्ष 2000 में घोषित नीति के तहत कांडला जो है EPZ को SEZ, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में परिवर्तित कर दिया गया। कांडला बंदरगाह की रणनीतिक स्थिति के कारण इसे ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के नाम से के लिए भी चुना गया भैया। चलो यहाँ पर देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कोड से सही उत्तर बताना भैया। ये है सम्राट, ठीक है, यहाँ पर उनका सिटी फेयर टम्ब इज लोकेटेड यानी मकबरा, एक तरफ ये है राजा, दूसरी तरफ उनका मकबरा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये है कोड के माध्यम से बताना। बाबर का अकबरा आगरा में, हुमायूं का लाहौर में, जहांगीर का दिल्ली में, शाहजहां का काबुल में। आंसर करना है कि यहाँ पर नीचे दिए गए सुमेलित आपका जो है कूट करके आपको इसको सही करना है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया ये वाला, ठीक है, ये है पहले का चौथा, ये भैया काबुल। बाबर का कहाँ है, काबुल में है। बाबर जो है इनकी मृत्यु आगरा में हुई थी, लेकिन इनकी अंतिम इच्छा के अनुसार इनको काबुल में दफनाया गया, ठीक है, तो इसलिए काबुल सही है। अब हुमायूं साहब का अगर हम देखें तो ये भैया दिल्ली में, ये आप ध्यान देना। हुमायूं इनका मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है स्थित है, जिसे हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, ठीक है। अब उसके बाद बात करें जहांगीर का, तो जहांगीर का कहाँ है, लाहौर में है भैया। इनका मकबरा भी हमको यार मतलब सोचो ऐसे ऐसी चीज़ें भी देखना पड़ रहा है भैया। नौकरी लेना है तो क्या करें, पीछे पूछ लिया है UPSC 2025 का परीक्षा है तो ध्यान रखना, ठीक है। जहांगीर का कहाँ है, लाहौर। भाई मर गया, बात खत्म हुई होनी चाहिए, लेकिन अब उनका मकबरा, उनकी कब्र, उनकी हड्डी सब पढ़ो भैया, क्या करेंगे, इतिहास का तो यही काम। अगर हम बात करें जहांगीर, इनका मकबरा जो है लाहौर में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर, लाहौर में रावी नदी के किनारे पर, ठीक है। अब बात आती है शाहजहां, ये अकेला बचा भैया, ये कहाँ दफनाया गया, आगरा में, क्योंकि आप जानते हैं ये ताजमहल में, मुमताज महल के बगल में इनको दफनाया गया कि भैया चलो तुम मुमताज महल के बगल में आराम करो। चलो भैया यहाँ पर देखो, यह है मई 2025 में ब्रिटिश सरकार ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया। देखो यहाँ पर इन मई 2025 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनलाइज एन एग्रीमेंट टू ट्रांसफर जो है सॉवरेनिटी ओवर द चागोस देखो आर्किपेलागो टू हिच कंट्री, ठीक है। यहाँ पर देखिए भैया मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, सेशेल्स। आंसर करना है 4 विकल्पों में से। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मॉरिशस। क्या है, मॉरिशस, ठीक है। हम देखें यहाँ पर ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बाद चागोस
जागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का ऐतिहासिक जो है समझौता हो गया। जागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित, इसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डिएगो गार्सिया बेस भी शामिल है। समझौते के अनुसार ब्रिटेन अगले 99 वर्षों के लिए डिएगो गार्सिया पर अपना सैन्य नियंत्रण बनाए रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ और संयुक्त राष्ट्र ने पहले ब्रिटेन को यह द्वीप छोड़ने का सुझाव दिया था। चलो भैया आगे देखो, ये है आपके मैथुआ का क्वेश्चन। अब मैथुआ का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा भाई ठीक है, ये आपको देख लेना है, अब आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे इसकी चारों विकल्प हैं, इन विकल्पों में से जो एक सही आंसर है वह है 1 2 3 6, यानी ये वाला, ठीक है 1236। आप इसको देख लीजिएगा। देखें यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज देयर नो और जो है रिफाइनरी? गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। ये देखो एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, ध्यान रखना, हमारे वाले बेंच में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका छत्तीसगढ़, यह है छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो है गुजरात, यहाँ पर क्या है? जामनगर। तेल, यहाँ पर देखो तेल शोधनशाला नहीं है। पूछो गुजरात में कौन एक तेल शोधनशाला है? जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी और कोयला जैसी कई रिफाइनरियाँ हैं। ठीक है, अब बात करें केरल का, तो केरल में भैया कौन है? कोच्चि के पास में जो है भारत पेट्रोलियम यानी BPCL की एक प्रमुख रिफाइनरी स्थित है। अब बात करें पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल यहाँ हल्दिया में जो है इंडियन ऑयल का IOCL का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तेल शोधन कार्यालय हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है राज्य खनिज और कोयला उत्पादन में समृद्ध है, लेकिन यहाँ कोई तेल शोधनशाला नहीं है भैया, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ो भैया, ये है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। यह है विद्रोह, यह है वर्ष। इंपॉर्टेंट है भाई, देखना ये सारे विद्रोह आपको पढ़ाए भी गए हैं, एलटी ग्रेड 2025 में आए भी हैं। देखो सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, भील विद्रोह, पोलीगर विद्रोह। इसीलिए आपका वो जो है मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर कूट है, कूट के माध्यम से आपको बताना है। देखो जो कूट में सही है भैया वो है आपका ये वाला आंसर, ये वाला आंसर कूट सही है। अब इसमें देखिए सन्यासी भैया ये वाला विद्रोह हो गया। ठीक है, 1763 सन्यासी विद्रोह 1763 में। ठीक है, और यह विद्रोह जो है बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में मुख्य रूप से 1763 से लेकर के लगभग 1800 के मध्य हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ चलाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ इसी पर आधारित है। ठीक है, इस विद्रोह पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। चलो अगला देखो बी का 1 हो जाए, चुआर विद्रोह। ये भैया 1766 से 1772 बंगाल के मिदनापुर और बांकुंडा जिलों में स्थित भूमि जनजातियों जो कि हिंद अंग्रेजों मतलब तिरस्कार वो चुआर कहा है, अंग्रेजों ने क्या कहा, इनको चुआर कहा है द्वारा। यह विद्रोह मुख्य रूप से 1766 ईस्वी से कितना 1772 ईस्वी तक चला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भील विद्रोह, ये भैया 1818 से 1831। भील विद्रोह पश्चिमी घाट के खाना देश क्षेत्र में भीलों के ने जो है कृषि संबंधी कठिनाइयों और ब्रिटिश सरकार के डर से 1818 से 1831 तक भयंकर विद्रोह किया। ठीक है, अब एक और बचता है ये पोलीगर विद्रोह, ये 1799 से 1805। ये विद्रोह जो दक्षिण भारत के तिरुनेवली क्षेत्र में स्थानीय सरदारों द्वारा ब्रिटिश कराधान प्रणाली के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह कराया गया। चलो भैया आगे देखो, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ये है देश, ये है राजधानी, मोरक्को रबात, ट्यूनिसिया ट्यूनिस, अल्जीरिया जो है अल्जियर्स, केप वार्डन बमाको। आंसर करो। यहाँ पर देखो आपको बता रहा है भैया सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है इनमें से क्या है कि एक सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है केप वर्डे, जो कि बमाको बताया जा रहा है, ये राजधानी है और देश है भैया। ठीक है, अगर हम देखें तो केप वर्डे की जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित एक अफ्रीकी द्वीप देश है और उसकी राजधानी क्या है? प्रिया है। ठीक है, कौन? प्रिया। ठीक है, बाकी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। चलो आगे देखो, जल प्लावित धान के खेत में किस जलीय पौधे को जैव उर्वरक के रूप में सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, विच एक्वेटिक प्लांट इज कॉमनली यूज एज द बायो फर्टिलाइजर इन वाटर लॉक्ड राइस जो है राइस फील्ड? ट्रापा, लिमना, उल्जीरिया और एजोला। देखो यहाँ पर जैसी एलटी ग्रेड में कृषि संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है एजोला। ठीक है, एजोला एक तेजी से बढ़ने वाला जलीय फर्न है जो धान के खेतों में एक उत्कृष्ट जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। एजोला की पत्तियों में एनाबेला एजोले नामक एक नीले हरे शैवाल के साथ एक अद्वितीय सहजीवी संबंध होता है।
और यह शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके उसे पौधे के ऊपर योग नाइट्रेट में बदल देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है। चलो भैया आगे देखो, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। देखो, विच वोल्केनो इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। देखिए यहाँ पर विसुवियस, स्ट्रोम्बोली, एटेना, क्राकाटोआ। देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या है भाई? स्ट्रोम्बोली। क्या है? स्ट्रोम्बोली, ये है आपका सही विकल्प, स्ट्रोम्बोली। अगर हम बात करें तो इटली के उत्तर में सिसिली के पास जो है लिपारी द्वीप पर स्थित एक बेहद सक्रिय ज्वालामुखी है, और इस जो है ज्वालामुखी में हमेशा लगभग हर 15 से 20 मिनट में ज्वलनशील गैसें, राख, चमकता हुआ लावा निकलता रहता है, और रात के समय इसे निरंतर विस्फोटों के कारण दूर से देखने पर यह चमकते हुए प्रकाश स्तंभ जैसे दिखता है। जैसे लगता है कोई भैया गांव में आग वाग जला के बैठा हो भट्टी में, तो दूर से, हालांकि चला जाएगा तो आदमी वहाँ भस्म हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो भैया, यहाँ पर राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया? फेन वाज द नेशनल कैलेंडर एडाप्टेड 15 अगस्त 1947, 22 मार्च 1957, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। आंसर करना भैया। देखो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो है राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकृत किया गया, तो ये सही विकल्प है 22 मार्च 1957। कब? 22 मार्च 1957, ये आपका सही आंसर है। अगर हम देखें, भारत सरकार ने देश भर में एक रूपता लाने के लिए के उद्देश्य से शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को आधिकारिक रूप से 22 मार्च 1957 को अपनाया है भैया। देखो, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? इन विच ऑफ आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोविजन फॉर द इलेक्शन कमीशन? अनुच्छेद 322, 324, 352, 361। आंसर करो। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है भैया अनुच्छेद 324। क्या है? अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324। भारतीय संविधान के जो है भाग 15 में अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। चलो भैया, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर 10 राग वार मेंशन? देखिए यहाँ पर शत्रुद्ध, विपाशा, परुषणी, वितस्ता। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत बार देखा है। ये भैया परुषणी नदी, ठीक है, ध्यान देना। दसराग युद्ध प्राचीन भारतीय इतिहास और ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक और कबीलाई युद्धों में से एक है, ठीक है। यह महासंग्राम परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। आधुनिक भौगोलिक संदर्भ में परुषणी नदी को आज जो है रावी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो भैया आगे देखो, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? हाउ मेनी ईयर आफ्टर द जो है कोरोनेशन डिड एम्परर अशोक कॉन्क्वर कलिंगा? देखो 8 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष, 13 वर्ष, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो जो सही विकल्प है वो है भैया 8 वर्ष। यही भैया फटाफट आंसर लिखते जाना मेरे भाई। जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो तो आप उनके आंसर को लिखते जाइएगा भैया, ठीक है। यहाँ पर देखो 8 वर्ष जो है मौर्य सम्राट अशोक ने अपने औपचारिक राज्याभिषेक यानी जो कब हुआ था 269 बीसी में, कब 269 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व में कि 8 वर्ष बाद यानी 261, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग बीसी में ये युद्ध लड़ा था, ठीक है। और ये कलिंग जो है अगर देखें तो वर्तमान में कहाँ, उड़ीसा में है का ऐतिहासिक आक्रमण किया। और इस भीषण युद्ध में सबसे प्रामाणिक और विस्तृत विवरण जो है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, तो ये भी ध्यान रखना भैया। चलो ये देखो, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद निर्माण किसने करवाया? हु बिल्ड काबुली बाग मस्जिद जो है इन पानीपत, ठीक है। औरंगजेब, बाबर, इब्राहिम लोदी। आपको बताना भैया कौन? बाबर ने करवाया था। कौन? बाबर, ठीक है, आप जानते हैं। काबुली बाग मस्जिद हरियाणा के पानीपत शहर में स्थित मुगल वास्तुकला के सबसे प्रारंभिक ऐतिहासिक इमारतों में से एक था, जो कि यहीं बाबर ही तो संस्थापक था ना मुगल वंश का। ये आया भैया, इन्होंने किया था। प्रारंभिक और ऐतिहासिक इमारतों में से यह एक था। इस मस्जिद का निर्माण मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने कब किया था? 1527 ईस्वी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो भैया, भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? देखो यहाँ पर बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज द वोटिंग एज इन इंडिया रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18? देखें यहाँ पर 56वां, 88वां, 72वां, 61वां।
तो इस ये इम्पॉर्टेंट है भाई, कितना है 61वां है, कितना 61st, ठीक है। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु में एक ऐतिहासिक परिवर्तन जो कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 कब जो है 1888 के माध्यम से किया गया। इस संशोधन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में बदलाव किया, जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। चलो भाई यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग जो है ऑर्गेनिज प्रिपेयर इट्स फूड फ्रॉम जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस? देखो चींटी, विषाणु, रबड़ का पौधा, कुकुरमुत्ता। यहाँ पर देखें सही विकल्प है आपका रबर का पौधा, ये है आपका सही विकल्प, ठीक है। देखें यहाँ पर जीव विज्ञान में ऐसे जीवों को स्वपोषी यानी ऑटोस्ट्रोफ कहा जाता है, जो पर्यावरण में मौजूद सरल अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना जैविक भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, ठीक है। उसमें रबर का पौधा जो है एक स्वपोषी हरे पौधे का उदाहरण। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना कार्बनिक भोजन तैयार करता है, ठीक है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा मतलब जानलेवा कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी? एक बार फिर समझिएगा, पशुओं को दिया जाने वाला जो है कौन सा दर्द निवारक यानी कौन सी दर्द निवारक दवा थी जिसने जो है भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायित्व हुई? आइब्रूप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन और डिक्लोफिनेक। आप जानते हैं कि अभी कुछ सालों तक जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों ने गिद्धों को देखा है यार, ठीक है। अब इतने पुराने तो नहीं है लेकिन गिद्धों को देखा, लेकिन अब गिद्ध नहीं है। डिक्लोफिनेक ये एक ऐसी दवा थी जिसको क्या किया गया, इसको यूज किया गया मतलब दर्द निवारण के लिए पशुओं में, और जब पशु डेथ कर जाता था उसको खाते थे ये, और खाने की वजह से इनकी मौत होने लगी, ठीक है। भारत और दक्षिण एशिया में गिद्धों की आबादी में 90% से अधिक विनाशकारी गिरावट का मुख्य कारण डिक्लोफिनेक नामक एक गैर स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है, ठीक है। इस दर्द निवारक दवा का उपयोग मुख्य रूप से पशु चिकित्सकों द्वारा किसानों द्वारा जो मवेशियों के जोड़ों के दर्द सूजन के इलाज के बड़े पैमाने पर किया, और जब गिद्ध इस मृत मवेशी के मांस को खाते थे तो उनका इलाज जो है दवा से किया होता था, तो रासायनिक जो है उनके शरीर में प्रवेश करता था और मर जाते थे। चलो ये है भैया ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारण? कवक, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ। आंसर करो भैया, ये इसमें सही विकल्प है जीवाणु। क्या भैया? जीवाणु है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ो भैया, फल जो कि सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन द फ्रूट? फार्मिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, मौलिक अम्ल। आंसर करना भैया, सही विकल्प यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है भैया मौलिक अम्ल। क्या है? मौलिक अम्ल, ये वाला आंसर आपका सही है। सेब में प्राकृतिक रूप से प्रमुख कार्बनिक अम्ल पाया जाता है जिससे मौलिक अम्ल यानी मैलिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। मैलिक अम्ल भी वह मुख्य यौगिक है जो सेब को उसका विशिष्ट हल्का और ताजगी भरा स्वाद प्रदान करता है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जो है जेनेटिक डिजीज? रतौंधी, रक्तहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांतता। तो इसमें देखिए भाई कौन सा जेनेटिक नहीं है? तो जेनेटिक भैया नहीं है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। रतौंधी एक आनुवंशिक रोग नहीं है बल्कि यह मुख्य रूप से आहार यानी विटामिन ए की गंभीर कमी के कारण होने वाला एक पोषक संबंधी विकार है। बाकी ये तीनों जेनेटिक हैं। चलो आगे देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया? नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड 22 जून, 11 दिसंबर, 28 फरवरी। इनमें से कोई नहीं ना, आप इसको हम लोग एक बार और देख चुके हैं। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है भाई, कब? 28 फरवरी, ठीक है, ध्यान रखना। चलो भाई, यह यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR को कम किया जाता है तो साख सृजन का इसका क्या प्रभाव होगा? If the cash reserve ratio is reduced by the Reserve Bank of India, what will be its impact on credit creation? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, यथावत रहेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इम्पॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बढ़ जाएगा। क्या है? बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें नगद आरक्षित अनुपात, वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि का वह न्यूनतम प्रतिशत होता है जिन्हें जो है उन्हें अनिवार्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद रूप में रखना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, कौन सी मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI को प्रथम बार सम्मिलित किया गया? इन विच ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज द जो है मल्टी डायमेंशनल जो है पॉवर्टी इंडेक्स इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? SDR 2009,
2010, SDR 2011, SDR 2012। आंसर करना है भैया। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है HDR 2010। ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI गरीबी मापने का एक उन्नत और व्यापक दृष्टिकोण है जो केवल आय पर निर्भर नहीं करता बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के विभिन्न अभावों को भी मापता है। बढ़िए भैया अगला आज के इस सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति द प्रेफर्ड वैरायटी ऑफ मैंगो फॉर एक्सपोर्ट दशहरी, लंगड़ा, अल्फांजो, आम्रपाली। भैया वो हीरोइन आम्रपाली नहीं, भोजपुरी वाली। ठीक है, आपको बताना है। यहाँ पर सही विकल्प है अल्फांजो। अभी आम का सीजन आने वाला है। ठीक है, भारत में विदेशी व्यापार यानी जैसे जो है पूर्व यूरोप और अमेरिका में निर्यात किए जाने वाले आमों में अल्फांजो जैसे प्रीमियम और सर्वाधिक पसंदीदा प्रजाति मानी जाती है। ठीक है, इसे अक्सर भारत में आमों का राजा के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र का रत्नागिरी और देवगढ़ क्षेत्र में इसे उत्पादन के लिए विश्वविख्यात माना जाता है। भैया आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व एज पर 2011 सेंसस द पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया 372, 362, 382 और 325। आंसर करना मेरे भाई। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है 382। क्या है? 382। ये आपका सही विकल्प। जनसंख्या घनत्व जो है का अर्थ है किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत जो है संख्या है। भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना के आधिकारिक अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का समग्र जो है जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया था। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को देखे जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो। अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है और चीज़ों को आप लाभ ले नहीं रहे हैं तो तुरंत लीजिएगा। जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और आप गूगल प्ले स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया है तो तुरंत करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।